बंगाल में 3 राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 3 सीटें तृणमूल सांसदों के इस्तीफे से ही खाली हुई हैं। टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पहले इस्तीफा दिया था और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया और सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया। ममता बनर्जी के 80 में से 60 विधायक चले गए थे, अलग गुट बना लिया था। अब ये 3 सांसद जो हैं ये जाहिर है कि बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे, क्योंकि असेंबली में बीजेपी के पास 114 विधायक हैं और 3 सीट जीतने के बाद, माफ की जगह 114 सांसद राज्यसभा में हैं बीजेपी के, तो वो आसानी से असेंबली में बहुमत है तो जिता लेंगे। 200 से ज्यादा विधायक हैं उसके पास। और राज्यसभा में बीजेपी का अपना आंकड़ा पहुंच जाएगा 117 और एनडीए पहुंच जाएगा 155। बीजेपी अपने दम पर बहुमत से 6 कदम पीछे रह जाएगी मात्र, और एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत से केवल 9 कम रह जाएगी। और ये 3-4 दशक के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई एक पार्टी राज्यसभा में बहुमत पर पहुंचे, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत का मतलब है अधिकांश देश में आपकी सरकारें होनी चाहिए, तो वहां वो पहुंच गई। लंबे समय तक होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं होता। अब मुझे लगता है बीजेपी के लिए एक, जिसको कहना चाहिए, मुंह मांगी मुराद वाला है। एक तो आपने बताया कि बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा होगा किसी पार्टी का बहुमत हो राज्यसभा में। दूसरा, जो 2-3 विधेयकों की हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उनको पारित कराने के लिए भी आपको 2/3 बहुमत की जरूरत है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। तो उस दिशा में बीजेपी बढ़ रही है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल के 3 सांसदों का सवाल है, जिस तरह का प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला विधानसभा चुनाव में, उसके चलते उनकी जीत की कोई डाउट है नहीं। लड़ेंगे भी वही लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया, जाहिर है उस आश्वासन के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। अदरवाइज तो हमारे यहाँ नेताओं में नैतिकता इतनी जल्दी जागती नहीं है, तभी जागी होगी जब आश्वासन मिला होगा। तो कुल मिलाकर के, और जहाँ तक पश्चिम बंगाल की आपने दूसरी बात कही ना, कानून व्यवस्था में, इसलिए कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी के खिलाफ 2 बातें मुख्य तौर पर कही। लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें महिला विरोधी अपराध बड़ा मुद्दा था। दूसरा, भ्रष्टाचार, जिसमें कट मनी, एक्सटॉर्शन, वो सारी चीज़ें थी। तो उन चीज़ों को शुभेंदु सरकार को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। सुशासन के 2 महत्वपूर्ण आयाम है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे डिलीवरी सिस्टम में आती रहेंगी। सर, अगली खबर पर बढ़ते हैं। इथेनॉल विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इथेनॉल मतलब जिसको आजकल E20 विवाद भी कहा जा रहा है, मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करके अब वही पेट्रोल अवेलेबल है सब जगहों पर। 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल को इजाजत दे दी गई है। और इंपॉर्टेंट ये डेट इसीलिए है कि इस डेट के बाद भारत में तमाम पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल ही मिल रहा है और कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा। E10, E5, E15 कुछ नहीं, सीधा E20 और E0 भी नहीं। मतलब प्योर पेट्रोल शायद कुछ एक पंपों पर अवेलेबल होता है, वो महंगा भी होता है, लेकिन E20 पेट्रोल ही सब जगह पर मिल रहा है। विवाद हुआ, लोगों ने शिकायतें की कि हमारी माइलेज कम हो रही है, गाड़ी में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद सरकार ने इस पर सफाई भी दी। गडकरी जी बोले, गडकरी जी के बाद पेट्रोलियम मंत्री भी बोले, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे तो परफॉर्मेंस बल्कि बेटर हो जाती है। हाँ, माइलेज में 2-4% की गिरावट होती है। कार कंपनियों को मीडिया के सामने रखा गया, उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं होगा, E20 कंप्लाइंट है अब सारी गाड़ियां। हालांकि E20 2023 से पहले की गाड़ियां E20 कंप्लाइंट नहीं है, और आज की तारीख में अधिकांश गाड़ियां, जाहिर है वो 3 साल में कितनी गाड़ियां बिकी होंगी, तो ज्यादातर जो 90% से ज्यादा गाड़ियां हैं वो तो E20 कंप्लाइंट नहीं थी। फिर भी कार कंपनियों ने कहा कि उन गाड़ियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो E10 के लिए तो लायक तो वो थी, तो E20 भी वो चला लेंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी इस विषय में उन्होंने भी मौका देखा है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मामला मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं कार कंपनियों से पूछूंगा कि अब आप बताइए कि ये गाड़ियां जो हैं, इनको कोई नुकसान हो रहा है इससे, पेट्रोल से, या नहीं। जो पब्लिक के लिए जो E20 जो अभी चल रहा है, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कंपनियां कहती हैं कि E20 इस्तेमाल कर लो, E10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंपनियों ने झूठ बोला। इन तीनों कंपनियों ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटरकॉर्प। मैं इन तीनों को पूछना चाहता हूं कि अपने कस्टमर को धोखा मत दो, अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो। सरकारें आती जाती रहती हैं, वैसे भी ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कस्टमर इज द किंग। अगर लोगों ने तुम्हारा माल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद कहां जाओगे? और अगले हफ्ते मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपके इस मिस एडवेंचर का नुकसान जनता क्यों भुगते? आप ये बता दो कि अगर हमारी माइलेज कम होती है तो हर्जाना आपकी सरकार देगी कि कंपनी देगी? अगर हमारी गाड़ी का इंजन खराब होता है, फ्यूल सिस्टम खराब होता है, तो हर्जाना तो देखो देना पड़ेगा।
ये केजरीवाल जी ये विषय उठा रहे हैं, ठीक है, उनको उठाना चाहिए, लेकिन बात तो है कि तो लोग गाड़ी तो खरीदना बंद नहीं कर देंगे। गाड़ियां तो यही कंपनियां बनाएंगी। लोग पेट्रोल भी गाड़ी खरीदेंगे तो पेट्रोल भी खरीदेंगे। पेट्रोल भी यही सरकार बेच रही है और वही पेट्रोल बेच रही है जो वो चाहती है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि क्या कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास ये चॉइस होना चाहिए कि नहीं, मैं E10 पेट्रोल खरीदूंगा, मैं E20 खरीदूंगा या मैं शुद्ध पेट्रोल खरीदूंगा। ये मेरे पास इसका राइट हो या ना हो। सरकार का विषय ये है कि मुझे तेल का आयात कम करना है, इसलिए भारत में एथेनॉल बना करके उसको हम ज्यादा से ज्यादा जितना मिक्स कर सकते हैं उतना हम मिक्स करते हैं। अच्छा, इसका टारगेट 2030 तक का था, इसको 4 साल पहले अचीव कर लिया गया E20 को, वरना E20 तक पहुंचने का जो रोड मैप था वो 2030 पर खत्म होता। अब एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट 2021 में जब ये सारी बातें हो रही थी, ये टारगेट 2021 में तय किया गया था 2030 का। उस वक्त आज जो एसोसिएशन ये कह रही है कि गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने उस वक्त ये कहा था कि E20 पर जब पहुंचो तो E10 की भी उपलब्धता रखना। मतलब आज की तारीख में अगर E20 कंप्लाइंट आपने E20 20% मिश्रण कर दिया तो 10% मिश्रण वाला तेल भी अवेलेबल रखना, कि जो गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं है उनको वो E10 पेट्रोल मिल पाए। लेकिन अब देश में केवल E20 पेट्रोल मिल रहा है। झगड़ा केवल इतना है। अब ओडिशा के पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का मैं बयान देख रहा था, आपको दिखाता हूं। उन्होंने मांग की है कि भाई विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों की गाड़ी में दिक्कत आती है इस पेट्रोल से, फिर वो झंझट करने हमारे पेट्रोल पंप पे आते हैं कि आपने मेरे को खराब पेट्रोल दिया। जो पब्लिक के लिए जो E20 जो अभी चल रहा है, उसके जो डीलर लोग जो फेस कर रहा है, उसका जो प्रॉब्लम है, वो उसको अभी सरकार को हम निवेदन करते हैं, उनको पुनर्विचार के लिए हम बोलेंगे कि इंडिया को छोड़कर बाहर में सब 10% है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इंडिया में ओनली 20% है। उसके लिए जो गाड़ी हमारा जो इंडिया में जो गाड़ी आ रहा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। गाड़ी जो BS6 है, गाड़ी उस हिसाब से इंडिया में वो बनाया नहीं, जिसके लिए अभी हम लोग का प्रॉब्लम होता है। जो गाड़ी किसी का कार्बोरेटर जाम हो जाता है, किसी का बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। अब सर किसकी माने? सरकार तो कह रही है कोई नुकसान नहीं होता, तेल कंपनी, पेट्रोल, कार कंपनियां भी सामने आ गई, सरकार के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार ये कह रही है कि E20 से कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर, और अगर जनता शिकायत कर रही है, जनता के अंदर ये भ्रम की स्थिति है, दूसरे दलों के राजनेता इसको इश्यू बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इसको इश्यू बना रहा है, दूसरे तमाम विपक्षी दल इसको इश्यू बना रहे हैं, तो यह घर घर की कहानी है ना। हर घर के अंदर गाड़ी है, कोई 2 व्हीलर पर घूमता है, कोई 4 व्हीलर पर घूमता है, और मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय की बड़ी क्लास है जो 2 व्हीलर पर घूमते हैं, और जिनके लिए तो बिल्कुल माइलेज बहुत महत्व का रखता है कि कितनी गाड़ियां चलाते हैं। वो लोग अगर सफर करेंगे और किसी और कारण से अगर वो ठिकरा सरकार पे फोड़े कि सरकार ने E20 का अरेंजमेंट किया है, सरकार ये व्यवस्था भी कर दे कि भाई प्योर पेट्रोल भी आपको मिलेगा, लेकिन उसकी कीमतें बढ़ा दें, मुझे लगता है उसमें 15 रुपये आप ज्यादा लो, तो फिर आपने E20 लेगा, जिसको लगेगा कि प्योर पेट्रोल मुझे महंगे में देना है, वो वहां पर शिफ्ट होगा। आप सिर्फ थोप दोगे E20 में, और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि E10 के लिए भी कहा गया था, उसका अरेंजमेंट करना चाहिए। जनता में अगर भ्रम बना रहा है, जनता ये मान के चली कि भाई वो मैकेनिक ने कह दिया कि साहब E20 का आपकी गाड़ी ऐसा है ना, अब वो कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है? गाड़ी तो मैं भी रोज चला रहा हूं, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन अब मुझे ऐसा आदमी मिल रहा है जो कह रहा है लगातार चलते रहेगी तो आपने यही मांगे चलता है, गाड़ी में कुछ खराब हो रही है तो E20 से हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है तो E20 से हो रहा है। आपकी गाड़ी कब की है? नहीं, पुरानी गाड़ी भी है। अच्छा, पुरानी गाड़ी, मैंने एक गाड़ी इस साल खरीदी है, लेकिन एक गाड़ी मेरे पास पुरानी भी है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं है। देखिए असली मुश्किल क्या है कि इन सारी संस्थाओं ने 2020 में ये कहा था कि ऐसा होगा तो मुश्किल आएगी, E20 के साथ E10 दीजिए, और असली बात पर चर्चा ही नहीं हो रही। जब इस रिपोर्ट में कहा था कि आपकी होस पाइप, आपकी रबड़, आपकी जितनी ऐसी चीजें हैं वो खराब हो सकती हैं, एक रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि BS6 में भी लगातार अगर ये तेल पड़ेगा तो उसमें कुछ समय दिक्कत हो सकती है। और एक जो सबसे बड़ा सवाल बार बार मैं पूछ रहा हूं, हम जिस आयात को कम करने के लिए कर रहे हैं, एथेनॉल, लंबे समय तक क्या ये ठीक है? ये नहीं बताया जाता कि कुछ देशों ने उसको विड्रॉ। आपकी मांग क्या है? E10 भी अवेलेबल हो, यही है ना मांग? नहीं, मेरी तो मांग एक पहले स्टडी तो हो कि ये सही है कि गलत, आप जबरी थोपे जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी गाड़ियां उसके लिए कंप्लायंस होनी चाहिए। अगर आपने उसको 4 साल एडवांस भी कर लिया, अच्छी बात है कि वो लक्ष्य आप पहले प्राप्त कर रहे हैं, तैयारी की क्या आपने? ठीक। और दूसरा विकल्प क्या है? 2023 के पहले की गाड़ियां किस पर चलेंगी? अगर नहीं पर चलेंगी तो नुकसान होगा। पहले तैयारी पूरी करते और उसके बाद बढ़ते इस पर आगे। सर, समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी।